नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं अनु शर्मा आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो हम पढ़ रहे थे आधुनिक युग के अंतर्गत छायावाद। इसके आधुनिक युग के अंतर्गत हमने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद पे हमारा ये अपना आज का 5वां लेक्चर है। इसका मतलब है हमने इसके पहले 4 लेक्चर अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं वो देखा है तो वो देख लीजिए, उसके बाद 5th लेक्चर पे आइए। आज हम पढ़ने वाले हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, इसके पहले हमने जितने भी छायावाद के 4 स्तंभ हैं उनमें से प्रसाद, पंत, निराला को हम पढ़ चुके हैं। आज हमारी बारी है महादेवी वर्मा को पढ़ने की। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है। तो महादेवी वर्मा का जन्म हुआ है 1907 को। यहाँ पे एक और बात मैं बता दूं कि छायावाद के जितने भी कवि हैं महत्वपूर्ण, उनके जन्म वर्ष और उनकी रचनाओं को आप लोग कालक्रम के अनुसार ध्यान में रख लेंगे। प्रश्न पूछा जाता है, उनकी रचनाओं का कालक्रम के अनुसार, प्रकाशन वर्ष के अनुसार आप लोग को व्यवस्थित करना होता है। तो महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ? 1907। और कहाँ हुआ अगर पूछ लिया जाए तो महादेवी वर्मा का जो जन्म हुआ था वह है फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद कहाँ? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और होली के दिन इनका जन्म हुआ था, यह भी ध्यान रखना है। किस दिन? होली के दिन। होली के दिन इनका जन्म हुआ था। और एग्जैक्ट डेट की बात की जाए तो वह क्या है? 24 मार्च। 24 मार्च का दिन था 1907 को। फर्रुखाबाद में होली के दिन इनका जन्म हुआ था। ठीक, आगे चलते हैं। आगे है इनकी रचनाएं। जैसे कि मैंने कहा कि आप लोग को इनकी सभी जितने भी लेखक हैं, जितने भी कवि हैं, उनकी रचनाओं को ध्यान रखना है। तो ये क्या है? निहार। सबसे पहले तो निहार, इनकी प्रथम काव्य संग्रह का नाम है निहार। कब प्रकाशित है? 1930। निहार के बाद रश्मि 1932, नीरजा 1935, सांध्य गीत 1936 और यामा कब? 1940। ध्यान रखेंगे यामा में जो है निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत, इन सभी की जो प्रसिद्ध गीत है उसका संकलन क्या है? यामा में निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत, इनकी जितनी भी प्रसिद्ध जो गीत हैं उसका संकलन किस में है? उसका संकलन है यामा में। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोग को। और यामा के लिए उन्हें क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था ये मुझे कमेंट में बताइए आप लोग। और दीपशिखा कब है? 1942। यहाँ एक चीज ध्यान में ये रखने की जरूरत है कि अगर यहाँ पूछा गया प्रश्न है कि यामा में कौन सी रचना संकलित नहीं है, तो यामा में कौन सी रचना संकलित नहीं है? और उसमें ध्यान रखेंगे दीपशिखा का ऑप्शन देता है। ठीक है, दीपशिखा का ऑप्शन वहां रहता है। तो उत्तर क्या होगा? दीपशिखा इसमें नहीं है। जबकि कौन कौन से है इसमें? निहार है, निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत, इनकी रचनाएं यामा में संकलित है। ये सारी चीजें ध्यान में रखेंगे। जो मैं एक्स्ट्रा चीजें बता रही हूं उसको दिमाग में रख लीजिए। ये कभी ना कभी प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए आप लोग को बताया जा रहा है। शब्द पढ़ना अनुदित रचना है, अनुदित है, ऋग्वेद की ऋचाओं का अनुवाद है। आगे इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये कब है? 1960 में। प्रथम आयाम 1984 में।
खड़ी बोली की इसमें कविताएं हैं, ये ध्यान रखना है। किसमें? प्रथम आयाम में क्या है? खड़ी बोली की कविताएं हैं। आगे चलते हैं। ये मोस्ट है, ये पूछा गया प्रश्न है। इनफैक्ट जितने भी स्लाइड में जो भी चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट है आप लोग के परीक्षा के लिहाज से। निहार की भूमिका हरिऔध ने लिखी है। सबसे पहली जो उनकी रचना है निहार, निहार के बाद रश्मि, उसके बाद नीरजा, फिर शांति गीत, फिर यामा, फिर दीपशिखा। इस तरह से आपको क्रम में चीजें याद रखनी है, ठीक है। तो निहार की भूमिका किसने लिखी है? हरिऔध ने लिखी है, ध्यान में रखेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, इनके बारे में भी हम अपने द्विवेदी युग के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं सारी चीजें। नहीं देखा आपने द्विवेदी युग तो देख लीजिएगा। विरह, मिलन, जिज्ञासा की 3 स्थितियां हैं इनके काव्य में। कौन कौन सी स्थितियां हैं इनके काव्य में, तो ध्यान रखेंगे। और ये जो महादेवी वर्मा है वो बौद्ध दर्शन के दुखवाद से प्रभावित है। ये ध्यान रखेंगे चीजें कि महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन के दुखवाद से प्रभावित है, ठीक है। तो इनकी रचनाओं में क्या क्या मिलता है? विरह मिलता है, मिलन है, रहस्यमयी और जिज्ञासा है, ठीक, ध्यान रखेंगे। विरह, मिलन और जिज्ञासा 3 स्थितियां हैं इनके काव्य में। प्रथम आयाम ब्रज भाषा और खड़ी बोली में है। ये ध्यान रखेंगे। प्रथम आयाम क्यों बताया जा रहा है बार बार? क्योंकि प्रथम आयाम जो है ब्रज भाषा और खड़ी बोली की कविता है इसमें, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। पूछ लिया जाए कि महादेवी वर्मा के किस रचना में ब्रज एवं खड़ी बोली की कविताएं हैं? खड़ी बोली की कविताएं हैं तो किसमें होगा? तो सब ध्यान रखना है। तो वो क्या है? प्रथम आयाम, ठीक है। ये सारी चीजें ध्यान रखनी है जो भी चीजें एक्स्ट्रा बताई जा रही हैं। और उनका जो काव्य है उसमें किन चीजों की विशेषता है? उनके काव्य में विरह, मिलन और जिज्ञासा, ठीक, इसकी प्रधानता है। ध्यान रखेंगे चीजें। महादेवी को हिंदी के विशाल मंदिर का वीणा पाणी कहा जाता है। वीणा पाणी मतलब बताइए। महादेवी को हिंदी के विशाल मंदिर का क्या कहते हैं? वीणा पाणी कहते हैं, ठीक है, सरस्वती कहते हैं। आगे चलते हैं। श्रीमती महादेवी वर्मा के अन्य अनेक काव्य संकलन भी प्रकाशित हैं। उनकी क्या है? अनेक काव्य संकलन भी प्रकाशित हैं, जिसमें उपयुक्त रचनाओं में से चुने गीत का संकलन किए गए हैं, जिनमें क्या है? कुछ चुने गए गीत का। इस यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान। रचनाओं में है चुने, जो भी चीजें हैं ध्यान रखेंगे। जो मैं चीजें बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए। इसमें क्या है? ये जो आत्मिका है, आत्मिका, परिक्रमा, सौंधनी, गीत पर्व, दीप गीत, स्मारिका, नीलांबरा, ये क्या है? उनके चुने हुए गीतों का संकलन है। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये सारी जो गीत पर्व है, दीप गीत है, स्मारिका है, परिक्रमा है, नीलांबरा है, ये क्या है? उनके चुने हुए गीतों का संकलन किया गया है, ठीक है। अगर पूछ लेता है कि उनके चुने हुए गीतों का संकलन किस नाम से प्रकाशित हुआ है, तो क्या है? आत्मिका, परिक्रमा, सौरंधिनी, गीत पर्व, दीप गीत, स्मारिका, नीलांबरा, ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं। पुस्तक एवं अन्य, माफ कीजिएगा, पुरस्कार एवं अन्य। पुरस्कार, इन्हें नीरजा पे कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? नीरजा पे ध्यान रखेंगे, सक्सेरिया पुरस्कार कब, कहाँ, किस पर प्राप्त हुआ है? सक्सेरिया पुरस्कार जो है उनको नीरजा पे प्राप्त हुआ है, ध्यान रखेंगे।
सेक्सरिया पुरस्कार जो है उनको नीरजा पे प्राप्त हुआ है। सेक्सरिया पुरस्कार, सेक्सरिया पुरस्कार पुरस्कार जो है किस पर प्राप्त हुआ है? निहार पे, निहार नहीं नीरजा पे। निहार की भूमिका किसने लिखी है? निहार की भूमिका बताइए। निहार की भूमिका हरिऔध ने लिखी है। और सक्सेरिया जो पुरस्कार है किस पे मिला है? नीरजा पे। सक्सेरिया पुरस्कार में मिलता क्या है? 500 रुपए का। ये पुरस्कार कितने रुपए का होता है? 500 रुपए का मिलता था। ठीक है, सक्सेरिया पुरस्कार किस पे? नीरजा पे। आधुनिक कवि महादेवी रचना पर 1944 में मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार, इनको यामा पे ध्यान रखेंगे। यामा पे जो कि क्या है? यामा पे बताया गया था ना, निहार, रश्मि, नीरजा और शांति गीत, इनके जो प्रमुख गीत हैं उनका संकलन किसमें किया गया है? यामा में। और उस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1922 में। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, कब प्राप्त हुआ था? 1982 में। किस पे? यामा पे। यामा पे कौन सा पुरस्कार? यामा पे है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ। ठीक है, 1982 में। साहित्यकार, उनके द्वारा साहित्यकार संसद की स्थापना भी की गई थी 1944 में। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। साहित्यकार संसद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? साहित्यकार संसद की जो स्थापना है वह महादेवी वर्मा के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 1944 में। ठीक है, और कुछ चीजें देख लीजिए। और कुछ चीजों में महादेवी के श्रेष्ठ गीत नाम से संकलन, महादेवी के श्रेष्ठ गीत शीर्षक से एक संकलन किसने किया है? पूछा गया प्रश्न है। महादेवी वर्मा के श्रेष्ठ गीत नाम से एक संकलन किसने किया है? गंगा प्रसाद पांडे ने किया है। महादेवी वर्मा के श्रेष्ठ गीत नाम से किसने किया है? गंगा प्रसाद पांडे ने। कब किया है? 1967 में। ठीक है, 1967 में गंगा प्रसाद पांडे ने महादेवी वर्मा के श्रेष्ठ गीत नाम से एक संकलन प्रकाशित करवाया है। ठीक है, और जो उनकी एक रचना है, क्या? शब्द पढ़ना क्या है? शब्द पढ़ना जो है इसमें वैदिक एवं संस्कृत काव्य के कुछ मार्मिक अंश का अनुवाद प्रस्तुत है। ध्यान रखेंगे चीजें। ठीक है, शब्द पढ़ना जो है अनुदित हमने पढ़ा था। ठीक, और उसमें है क्या? इसमें वैदिक एवं संस्कृत काव्य के कुछ मार्मिक अंश का अनुवाद प्रस्तुत किया गया है। ठीक, और एक चीज ध्यान रख लीजिए, उनकी एक अग्नि रेखा महादेवी की कविताओं का, महादेवी वर्मा की कविताओं का अंतिम संकलन है।
ठीक, अंतिम संकलन है, अंतिम संकलन है जो उनके मरणोपरांत प्रकाशन में आया था। ठीक है, जो मैं लिख देती हूं, जो उनके मरणोपरांत 1990 ईस्वी में प्रकाश में आया था। ध्यान रखेंगे चीजें। महादेवी के श्रेष्ठ गीत का संकलन गंगा प्रसाद पांडे ने 1967 ईस्वी में किया था। शब्द पढ़ना क्या है, इसमें वैदिक एवं संस्कृत काव्य के कुछ मार्मिक अंशों का अनुवाद प्रस्तुत है और उनकी एक अग्नि रेखा जो उनकी का अंतिम संकलन है, जो उनके मरणोपरांत प्रकाशन में आया था 1990 में। ठीक है, आई होप कि आप लोग की ये चीजें समझ में आ गई होंगी। आप लोगों ने इसे नोट भी कर लिया होगा। आगे चलते हैं। अब छायावाद के अन्य कवि, छायावाद के अन्य कौन कौन से कवि हुए हैं उनको थोड़ा देख लीजिए। पहले हैं राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा को मैंने बताया था ना, एक बृहत त्रयी है, एक लघु त्रयी है, दो त्रयी है जिसमें महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा, ये क्या है, लघु त्रयी में शामिल हैं। ठीक है, उनका जन्म कब हुआ था, 1905। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था, 1907। सागर मुख्य काव्य रूप राशि, अंजलि, निशीथ, चित्ररेखा, एकलव्य इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ध्यान रखेंगे, एकलव्य पूछ लेता है। एकलव्य किसकी रचना है, एकलव्य पूछा गया प्रश्न है, एकलव्य पूछा गया है। चित्ररेखा, यहाँ पे तो जो भी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही गया है। कोई टीजीटी में पूछा गया है, कोई पीजीटी में पूछा गया है, कोई नेट जेआरएफ में पूछा गया है, निशीथ भी पूछा गया है। ठीक है, निशीथ, चित्ररेखा और एकलव्य। अगर पूछ लेता है निशीथ ही किसकी रचना है, निशीथ, निशीथ जो है किसकी रचना है, राम कुमार वर्मा। ठीक है, राम कुमार वर्मा। निशीथ, चित्ररेखा, एकलव्य, अंजलि, रूपराशि, ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे। और है उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट, इनकी प्रमुख काव्य कौन से हैं, तक्षशिला 1931 में लिखा हुआ है। तक्षशिला कब, 1931। राका, मानसी, विसर्जन, युगदीप, अमृत और विष। अमृत और विष नाम से उपन्यास किसका है, अमृत और विष नाम से एक उपन्यास भी तो है यहाँ पे, लेकिन ध्यान रखेंगे ये क्या है, काव्य है। ठीक है, कविता है अमृत और विष। अमृत और विष, अगर उपन्यास की बात करूं तो उपन्यास किसका है, अमृतलाल नागर जी का है ना, अमृतलाल नागर। ठीक, और वहीं अमृत और विष। कविता की बात करूं तो कविता किसकी है, कविता जो है वह है उदय शंकर भट्ट। ध्यान रखेंगे चीजें। मोहनलाल महतो, मोहनलाल महतो की प्रमुख काव्य कौन से, आर्यवर्त। ये ध्यान रखेंगे, प्रमुख जो उनकी रचना है वो आर्यवर्त नाम से है, मोहनलाल महतो। जनार्दन झा द्विज, जनार्दन झा द्विज की जो प्रमुख रचना है वो क्या है, प्रमुख काव्य है अनुभूति और अंतर्ध्वनि। ध्यान रखेंगे चीजें, अनुभूति और अंतर्ध्वनि किसकी है, जनार्दन झा द्विज की। ठीक है, आगे चलती हूं। अब है राष्ट्रीय और सांस्कृतिक काव्य धारा की विशेषता। उस समय राष्ट्रीय सांस्कृतिक धाराओं से संबंधित कविताएं क्यों लिखी जा रही थी, क्योंकि उस समय भारत क्या था, अंग्रेजों का गुलाम था।
अंग्रेजों ने भारत को क्या बना के रखा था, उपनिवेश बना रखा था ना, कच्चे माल का एक तरह से मैं कहूं तो देश बना रखा था, है ना। तो उस समय जो भी किस प्रकार की कविताएं क्यों लिखी जाती थी, आइए अब हम देखते हैं। गौरवमय अतीत का गुणगान, गौरवमय अतीत का गुणगान क्यों किया जाता था, क्योंकि उस समय अंग्रेजों ने इतना अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था कि हम अपने अतीत को, जो हमारा गौरवमय अतीत है, ठीक है, उससे हम क्या करने लगे थे, भूलने लगे थे। तो उससे याद करवाने के लिए लेखकों ने क्या किया है, गौरवमय अतीत के पात्र को सामने लाए हैं, या फिर जो हमारी संस्कृति है उसे सामने लाए हैं, ठीक है। अब है पराधीनता के प्रति क्षोभ, जो अंग्रेजों का गुलाम था उसके प्रति क्या व्यक्त किया गया है, क्षोभ व्यक्त किया गया। आगे हम पढ़ेंगे कुछ चीजें। क्रांति का स्वर क्या है, क्रांति का स्वर है। जागरण का संदेश है। किन किन कविता, किस प्रकार की कविताएं राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के अंतर्गत लिखी जाती थी, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के अंतर्गत पराधीनता के प्रति क्षोभ व्यक्त किया गया था। क्रांति का स्वर है, जागरण का संदेश है भारतवासियों को अपने जो भूल गए हैं वो गौरवमय अतीत जो उनका था उसका क्या किया गया है, गुणगान किया जा रहा है, ठीक है। इसके प्रमुख कवि को देख लेते हैं। इनके प्रमुख कवियों में सबसे पहले कौन आते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। इनका जन्म वर्ष आप लोग को याद करवाया गया था निमोनिक्स के थ्रू, कैसे कैसे इसके पहले वाले वीडियो में, अगर वो आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिए। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1889। इसके अलावा ये बताइए 1889 और किसका जन्म वर्ष है। ये सारी चीजें आप लोगों को बताई गई हैं, किस प्रकार याद रखना है। प्रमुख कवि जो हैं राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के अंतर्गत, पहले उन पर हम एक बार नजर कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे करेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी कौन थे, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के प्रमुख कवियों में आते हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन आते हैं, ठीक है। उदय शंकर भट्ट आते हैं। आगे सुभद्रा कुमारी चौहान आती हैं। उनका जन्म वर्ष 1905-1904 माना गया है। सोहन 4 या 5, 4 विशेष रूप से मान्य है, ये ध्यान रखेंगे। सोहनलाल द्विवेदी जन्म वर्ष क्या है, 1906। श्याम नारायण पांडे 1907। रामधारी सिंह दिनकर 1908। आरसी प्रसाद सिंह 1911। ये विशेष रूप से राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं हमारे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1889 में, ध्यान रखेंगे, ठीक। और ये किस प्रकार की कविताएं लिखते थे, जैसा कि मैंने बताया, ये किस प्रकार के राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक भावना के कवि हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इनकी कविताएं किस प्रकार की होती थी, इनकी कविताओं में क्या होता था, इनकी कविताओं में ओज होता था, ठीक है। ओज होता था, ओज है, त्याग है, बलिदान है, ओज त्याग बलिदान तथा शौर्य को महत्व दिया गया है। ध्यान रखेंगे किन किन चीजों को महत्व दिया गया है, ओज त्याग बलिदान शौर्य को महत्व दिया गया है, ठीक है। और इन्होंने अपनी कविताओं में क्या, उस समय जैसे कि मैंने बताया अंग्रेजों का गुलाम था भारत, इन्होंने अपनी कविताओं में विदेशी सत्ता के अन्याय, अत्याचार, शोषण तथा पराधीन भारत की पीड़ा को, पराधीन भारत जो था उस समय, और स्वाधीनता सेनानियों के अदम्य उत्साह और पराक्रम तथा उनकी जेल यात्रा
की यातना का बेबसी का चित्रण किया है। उनकी रचनाओं में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? उनकी रचनाओं में उस समय के पराधीन भारत, जो हम भारत उस समय पराधीन था, दूसरे पे आश्रित था, अंग्रेजों पे आश्रित था। पराधीन भारत की पीड़ा, पराधीन भारत की पीड़ा, उसके अलावा स्वाधीनता सेनानियों के अदम्य उत्साह और पराक्रम, पराक्रम, उनकी जेल यात्राएं, जो अंग्रेज जेल में डाल दिया करते थे, उनकी जेल यात्राओं का क्या है, चित्रण मिलता है एक तरह से मैं कहूं तो। ठीक है, उनकी रचनाओं में पराधीन जो भारत है और उस समय जो विदेशी थे हमारे यहाँ पे, विदेशियों के अत्याचार शोषण का चित्रण मिलता है। अत्याचार शोषण का उनकी कविताओं के माध्यम से हमें देखने को मिलता है। वो चाहे कैदी और कोकिला हो या फिर पुष्प की अभिलाषा हो, उसके माध्यम से हम क्या देख सकते हैं, विदेशियों ने किस प्रकार का अत्याचार शोषण, जो हमारे पराधीन जो भारत था उस समय, उसकी पीड़ा, स्वाधीनता सेनानियों की जो अदम्य उत्साह था, फिर भी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जो अदम्य उत्साह था, जो उनका पराक्रम था, इसके बाद जो उनको जेल में डाला जाता था, उन सारे उस समय की जो चीजें होती थी, तत्कालीन चित्रण था, उसका हम एक तरह से मैं कहूं सजीव रूप उनकी कविताओं में अभिव्यक्त हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। इन्होंने इस नाम से ये ध्यान रखेंगे, ये जो कविताएं लिखते थे वो किस नाम से लिखते थे? एक भारतीय आत्मा नाम से लिखते थे। ये भी ध्यान रखना है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि एक भारतीय आत्मा नाम से कौन लिखते थे? तो एक भारतीय आत्मा नाम से कौन लिखते थे? माखनलाल चतुर्वेदी। इन्होंने इस नाम से पुष्प की अभिलाषा, कैदी और कोकिला नामक कविताएं लिखी हैं। ध्यान रखना है, पुष्प की अभिलाषा जो बहुत प्रसिद्ध कविता है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, जिस पथ पर शीश चढ़ाने जाए वीर अनेक। पुष्प की अभिलाषा कहाँ है? वो सूरबाला के गहनों में नहीं गुथना चाहता है पुष्प जो है। ठीक है, ईश्वर पर भी नहीं चढ़ना चाहता है, वो वहां पे एक तरह से मैं फेंकने को कह रहा है, अपनी अभिलाषा व्यक्त कर रहा है, जहां पर शीश चढ़ाने क्या जा रहे हैं? वीर जा रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, इनकी रचनाएं देख लेते हैं। इनकी रचनाएं बहुत प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। पूछा जाता है हिम किरीटनी 1943, ध्यान रखेंगे 1943 क्या है? प्रथम काव्य संग्रह है। किस नाम से? हिम किरीटनी। और दूसरा है हिम तरंगिनी, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, 43 और 49, एक 1943 है, एक 1950 है। ठीक है, इसके अलावा माता समर्पण इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, इनका एक निबंध साहित्य देवता व एक नाटक कृष्णार्जुन युद्ध प्रसिद्ध है। साहित्य देवता ये बहुत प्रसिद्ध निबंध है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। कृष्णार्जुन युद्ध पूछा गया है। कृष्णार्जुन युद्ध जो है नाटक है ये। कृष्णार्जुन युद्ध किसकी रचना है? किसकी प्रसिद्ध नाटक है? अगर कहूं तो किसकी प्रसिद्ध नाटक है? तो ध्यान रखेंगे माखनलाल चतुर्वेदी। इसके अलावा साहित्य देवता है क्या? साहित्य देवता जो है वह निबंध है। साहित्य देवता किसका निबंध है? माखनलाल चतुर्वेदी का निबंध है, और पूछा गया है ये दोनों ही प्रश्न। ठीक है, इसके अलावा हिम तरंगिनी और हिम किरीटनी, ये उनका जो
रचनाएं हैं, उनका जो काव्य संग्रह है, ये इस पर भी ध्यान रखेंगे। आगे चलती हूँ। इनको हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में हिम तरंगिणी पर मिला है। हिम तरंगिणी पे उनको 55 में मिला है। और क्या मिला है? प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगर पूछ लिया जाए कि पहला साहित्य अकादमी प्राप्त करने वाले लेखक कौन है, तो कौन है? प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी। और कब दिया गया है? 1955 को। किस रचना पे दिया गया है? हिम तरंगिणी पर। प्रसिद्ध उसके कुछ उनकी रचनाओं की कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां यहाँ उद्धृत हैं, देख लेते हैं। रक्त है या नशों में शूद्र पानी, जांच कर तू शीश देकर जवानी। जांच कर तू शीश देकर जवानी, बहुत देख लीजिए कितनी सभी रचनाएं किस प्रकार की हैं? राष्ट्रीयता से एक तरह से संबंधित है, राष्ट्र से संबंधित है। ठीक है। ओज है इसमें, ओज का गुण देख रहे हैं ना, ओज है उसमें, बलिदान है, शौर्य की गाथाएं हैं। ठीक है। प्रसिद्ध कुछ पंक्तियां हैं। ये पुष्प की अभिलाषा से, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। विशेष में क्या क्या चीजें हैं देख लीजिए। ये प्रभा, प्रताप और कर्मवीर के संपादक भी रह चुके हैं। ध्यान रख लीजिए, ये प्रभा, प्रताप और कर्मवीर जो पत्रिकाएं हैं उसके क्या संपादक भी रह चुके हैं। कौन? माखनलाल चतुर्वेदी। कौन कौन से? अगर पूछ लिया जाता है कि माखनलाल चतुर्वेदी किन किन पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया था, तो उसमें प्रभा, प्रताप, कर्मवीर, दीनमान, ये सारी चीजें दे देता है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? दीनमान का उन्होंने संपादन नहीं किया था, जबकि प्रभा, प्रताप और कर्मवीर का उन्होंने संपादन कार्य संभाला था। आई होप की चीजें कंप्लीट हो रही होंगी। आगे चलती हूँ। अब है सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त जो हैं वो विशेष रूप से किस पे प्रभावित है? इन पे गांधी जी का विशेष प्रभाव है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। गांधीवाद का प्रभाव इन पर देखा जाता है। और किनके छोटे भाई हैं ये मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई हैं, सियाराम शरण गुप्त। ध्यान रखेंगे। हाँ, ये गांधी जी के प्रबल समर्थक कवि थे। ठीक है, ये मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे, ये भी ध्यान रखना है, जो भी चीजें हैं। ठीक है। और उनका, अगर मैं उनके चिंतन की बात करूं, किस प्रकार के ये व्यक्ति थे, तो चिंतन से ही आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की रचनाएं उन्होंने लिखी होंगी। तो उनका चिंतन किस प्रकार का रहा है? तो उनका जो चिंतन रहा है वो किस प्रकार रहा है? समाजोन्मुखी रहा है। ये ध्यान रखेंगे, समाजोन्मुख। ठीक है। और इसके अलावा संयमित। इसके अलावा क्या क्या? नैतिक बोध एवं मानवीय करुणा से समन्वित है। ठीक है। इसी कारण इनमें क्या मिलता है? इसी कारण इनमें जो है विश्व मानवता जो है की झलक मिलती है। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, विश्व मानवता की झलक इनमें देखने को मिलती है। उनका जो चिंतन है वो किस प्रकार का रहा है? इनका जो चिंतन है वो समाजोन्मुखी रहा है, संयमित रहा है, नैतिक बोध परक रहा है, और मानवीय करुणा से समन्वित रहा है। ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है। आगे चलते हैं, इनकी रचनाएं देख लेते हैं। सारी इनकी सभी रचनाएं किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई हैं, ये भी ध्यान रखना है। वैसे तो कोई भी स्लाइड नहीं जिसको आप लोग मिस कर दें। जो आप लोग अगर सीरियस कोई बच्चा अगर पढ़ना चाह रहा है, यूजीसी नेट क्लियर करना चाह रहा है, या टीजीटी पीजीटी जो भी हिंदी साहित्य से संबंधित जो भी परीक्षा है वो चाह रहा है क्लियर करना, तो आप लोग को गहन अध्ययन थोड़े जरूरी हैं।
और हमारा जो YouTube चैनल है इसके माध्यम से आप लोग की बिल्कुल सहायता करेगा कि आप लोग किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर दें। अब आगे चलते हैं। इनकी प्रमुख मौर्य विजय जो कि 1914 में लिखा गया, इनका प्रमुख खंड काव्य है। ध्यान रखेंगे, खंड काव्य महाकाव्य में अंतर बताया गया था, है ना। इनमें सेल्यूकस की पराजय का चित्रण है। ध्यान रखेंगे, मौर्य विजय में क्या है, सेल्यूकस, और किसका विजय है, चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, ध्यान रखेंगे मौर्य विजय। ठीक, आगे चलते हैं। आगे है आद्रा। इनकी प्रमुख रचनाओं में से भी आद्रा भी है। ठीक है, पूछा गया है ये सारी चीजें। आद्रा तो बहुत बार पूछा गया है। दुर्वादल, बापू, गांधी के ऊपर है। क्या है ये, गांधी के ऊपर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो भी चीजें हैं बापू इनका गांधी जी के ऊपर है। ठीक, आगे दैनिकी। दैनिकी जो है द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका के ऊपर। दैनिकी क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका। ठीक है, उसके बाद का जो चित्रण है, किस प्रकार की त्रासदी घटित हुई थी, उसका चित्रण किसमें मिलता है, दैनिकी में। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये सारी चीजें। और एक है नकुल। नकुल यह खंड काव्य है। महाभारत के वन पर्व को कथा बनाकर लिखा गया है। ठीक है, ये क्या है, नकुल एक खंड काव्य है जो महाभारत के वन पर्व को आधार बनाकर लिखा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अलावा इनकी एक प्रमुख और रचना है, वो भी देख लीजिए। जो चीजें यहाँ छूट गई हैं वो मैं बताते चलती हूँ ताकि आप लोगों को कुछ भी मिस ना हो जाए यहां से। उन्मुक्त, उन्मुक्त इनकी रचना है 1940 की। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और एक उनकी एक और रचना है, वो है, बस इतना ही ठीक है आप लोग के लिए, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। आगे चलते हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन, जन्म कब हुआ था, 1897। ठीक है, ध्यान रखेंगे बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म कब हुआ था, 1897। अब इनकी दृष्टि देख लेते हैं। जिस प्रकार हम सबको देख रहे हैं, तो इन्होंने जो है, यहां लिखते हैं, इन्होंने किस प्रकार की रचनाएं की हैं। इन्होंने प्रेम, सौंदर्य के साथ राष्ट्रीय चेतना और रहस्यवादी भावना लगा देते हैं, रहस्यवादी भावना की कविताएं भी लिखी हैं। कविताएं लिखी हैं, ध्यान रखना है चीजें। ठीक है, तो इससे आप एक दृष्टि आप लोगों की डेवलप होगी कि ये इस प्रकार के थे। ठीक है, इनका जो लेखन है, विविध स्वर है इनके लेखन के, है ना। प्रेम भी है, सौंदर्य भी है, साथ में राष्ट्रीयता की चेतना है, रहस्यवादी भी है, रहस्यवादी भावना भी है। तो इनमें विविधता है लेखन में। ठीक है, इनके लेखनी में। ये भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद के सदस्य थे। ध्यान रखेंगे, ये बालकृष्ण शर्मा नवीन जो भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद था, उनके क्या थे, ये सदस्य भी रह चुके थे। ठीक है, अब रचनाएं, रचनाएं ध्यान रखेंगे। कुमकुम पूछा गया है। रश्मि रेखा, अपलक, हम विषपाई जन्म के, ये तो पूछा ही गया है बहुत बार। कुमकुम, हम विषपाई जन्म की, तो आप लोग को याद ही रखना है। और विनोबा
विनोबा स्तवन, ये 1955। और उर्मिला, ये ध्यान रखेंगे, उर्मिला दो लोगों की रचना है। उर्मिला किनकी रचना है? एक दिनकर की भी तो रचना है, ठीक है, माफ कीजिएगा, उर्मिला किसकी रचना है? उर्मिला वैसे किसकी पात्र है? साकेत की पात्र है, ठीक है। वैसे दिनकर की जो रचना है वो उर्वशी है, उर्मिला नहीं। तो उनकी रचनाओं में कुमकुम, हम विस्पाही जन्म की, विनोबा स्तनव, ये जो उनकी रचनाएं हैं ध्यान रखना है, ठीक है। इन्होंने स्वयं को क्या कहा था? विस्पाही कहा था। उर्मिला महाकाव्य है जो 6 सर्गों में विभाजित है। ध्यान रखेंगे उर्मिला इनका क्या है? महाकाव्य है। महाकाव्य खंड काव्य में अंतर मैंने बता दिया था, आप लोग वो सारी चीजें वीडियो देख लीजिए, बार बार बताना संभव नहीं है। तो इनका जो उर्मिला जो है वह कितने 6 सर्गों में विभाजित है और क्या है? महाकाव्य है। इन्होंने प्रताप प्रभा का संपादन किया था। ये पत्रिका राष्ट्रीय काव्य धारा को समर्थन प्रदान करती थी। ध्यान रखेंगे, प्रताप और प्रभा किस प्रकार की पत्रिका थी? अगर पूछ लिया जाए, प्रताप और प्रभा जो है वो राष्ट्रीय काव्य धारा को समर्थन प्रदान करने वाली पत्रिका थी। कौन कौन सी पत्रिका थी? प्रताप और प्रभा, ठीक है। प्रताप और प्रभा क्या है? राष्ट्रीयता को समर्थन प्रदान करने वाली कविता है, ठीक। और कुछ उनकी प्रमुख चीजें देख लीजिए, जो चीजें छूट गई हैं वो मैं बताते चल रही हूं। उनकी जो विनोबा स्तवन है, इसमें क्या है? इसमें विनोबा स्तवन में विनोबा के सिद्धांत, विनोबा के सिद्धांतों और चरित्र के चित्रण के माध्यम से गांधीवाद को क्या किया गया है? गांधीवाद को या फिर गांधीवाद के आदर्शों को लगा लीजिए, गांधीवाद के आदर्शों को प्रतिष्ठित किया गया है, ठीक है। जो विनोबा स्तवन है उसमें क्या है? विनोबा के सिद्धांतों के माध्यम से और उनके चरित्र चित्रण के माध्यम से गांधीवाद के जो आदर्श थे उसे क्या किया गया है? स्थापित किया गया है, ठीक है। आई होप कि आप लोग चीजें समझ रहे होंगे। जो एक्स्ट्रा चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है वो बता दी जा रही हैं। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, ये तो बहुत प्रसिद्ध कविता की पंक्ति है ये, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कविता की पंक्तियां तो ध्यान रहती हैं, लेकिन हमें ये ध्यान नहीं रहता है कि कहाँ से ली गई हैं, तो ये ध्यान रखेंगे कुमकुम से ली गई हैं, ठीक है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, बालकृष्ण शर्मा नवीन की कुमकुम की एक पंक्ति है, ठीक है। आज खड्ग की धार कुंठिता है, ये जो पंक्ति है वो कहां से ली गई है? पराजय गीत से ली गई है। ध्यान रखेंगे चीजें। आगे चलते हैं। अब है सुभद्रा कुमारी चौहान, उनका जन्म 1905, 1904 भी कहीं कहीं लिखा होता है, ध्यान रखेंगे तो इसलिए। उनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या हैं? उनकी प्रमुख रचनाएं हैं त्रिधारा 1930 में, मुकुल 1930 में। प्रमुख कविता उनकी झांसी की रानी, तो आप लोगों ने पढ़ाई होगा, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। झांसी वाली रानी। वीरों का कैसा हो बसंत, झंडे की इज्जत में, स्वदेश के प्रति जालियांवाला बाग, सेनानी का स्वागत।
ये ध्यान रखेंगे किसकी रचनाएं हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं। नोट में देख लीजिए 1930 मुकुल रचना पर इन्हें साहित्य सम्मेलन प्रयाग की तरफ से शेक्सपियर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। शेक्सपियर पुरस्कार इनको किस पे प्राप्त हुआ था, किस रचना पे, मुकुल। और अगर यही मैं बात करूं महादेवी वर्मा को शेक्सपियर पुरस्कार किस रचना पे प्राप्त हुआ था, आप लोग बताएंगे। अगर वीडियो आपने ध्यान से देखा है तो इसका उत्तर आप लोग दे ही पाएंगे आराम से। कुछ उनकी प्रसिद्ध कुछ काव्य पंक्तियां देख लेते हैं। बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी मत तो झांसी वाली रानी थी। वीरों का कैसा हो बसंत, मैं अपने बचपन को, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, एक तरह से बाल विमर्श का समर्थन प्रदान करने वाली। मैं अपने बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। कहां से ली गई है, मेरा नया बचपन कविता से, ठीक है। अब है केदारनाथ मिश्र, ध्यान रखेंगे, केदारनाथ मिश्र प्रभात, इनकी एक रचना है कैकई। ये क्या है, प्रबंध काव्य। और ऋतंभरा पूछा गया है तो ये ध्यान वहां से रख लेंगे। तो किसकी है, केदारनाथ मिश्र प्रभात। ध्यान रखेंगे केदारनाथ सिंह नहीं है, यहाँ केदारनाथ मिश्र है। आगे है गुरु भक्त सिंह की जो रचना है वो नूरजहां है। महाकाव्य 18 सर्गों में है, ठीक है। किसकी है, गुरु भक्त सिंह की। जो छिटपुट रचनाएं थे उसे भी आप लोग एक बार देख लीजिए, ताकि प्रश्न कहीं से अगर बन जाए तो हमें कोई दिक्कत ना हो। गुरु भक्त सिंह की नूरजहां जो कि महाकाव्य 18 सर्गों में है। अब गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, ये ध्यान रखेंगे कि स्नेही और त्रिशूल दो नाम से रचनाएं करते थे। स्नेही जो है वो श्रृंगार परक जो रचनाएं करते थे स्नेही नाम से करते थे, और त्रिशूल जो रचनाएं करते थे वो किस नाम से करते थे, त्रिशूल जो रचनाएं करते थे वो राष्ट्रीयता से संबंधित जो रचनाएं होती थी वो त्रिशूल नाम से करते थे। इनकी प्रमुख रचना कृषक क्रंदन। और एक प्रश्न का जवाब देंगे आप लोग कि किसान किसकी रचना है, 1917 वाली। अगर आपने हमारे सारे वीडियोस को देखा है लेक्चर्स को तो आप लोग के लिए बहुत सहूलियत होगी। राष्ट्रीय वीणा, कृषक क्रंदन कविता से प्रभावित होकर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान देख लेंगे आप लोग। द्विवेदी ने इन्हें दहेज प्रथा पर लिखने को कहा था, किससे प्रभावित होकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी किससे प्रभावित होकर, कृषक क्रंदन जो कि बहुत प्रसिद्ध रचना है, बहुत बार पूछा गया है। कृषक क्रंदन से प्रभावित होकर किस पर रचना लिखने को कहा था इन्होंने, दहेज प्रथा पर, जो कि अभी तक उसी प्रकार है। दहेज प्रथा पर लिखने को कहा था, ठीक है। किसे कहा था, किसे था, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही को, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये सारी चीजें। आगे चलते हैं, श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे जन्म कब, 1917। ध्यान रख लेंगे ये सारी चीजें। श्याम नारायण पांडे का जन्म कब है, श्याम नारायण पांडे का जन्म है 1917, ठीक है। और उनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। अब इनकी भी दृष्टि को जान लेते हैं, किस प्रकार के ये थे। तो स्वभाव से जो है ये बहुत सरल और लिख लेती हूं मैं, किस प्रकार के थे, सरल थे, विनोदी थे और निर्भीक। व्यक्तित्व इनका किस प्रकार का था, निर्भीक थे, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, सरल, विनोदी और निर्भीक स्वभाव के थे। और इनके विषय में सबसे महत्वपूर्ण चीज है इनका जो संस्कार है, इनका संस्कार द्विवेदी युगीन
दृष्टिकोण उपयोगिता उपयोगिता यहां पे आ जाती हूं, उपयोगितावादी और भाव विस्तार किस प्रकार का था? भाव विस्तार जो है वो मर्यादावादी। ध्यान रख लेंगे ये सारी चीजों को। तो इस प्रकार इससे क्या मिलता है आपको? जो लेखक है उनको समझने की एक दृष्टि मिलती है। ये सरल, विनोदी और निर्भीक स्वभाव के थे और इनका जो संस्कार है द्विवेदी योगिन दृष्टिकोण की उपयोगितावादी है, मानसिकता से है। अर्थात किस प्रकार की द्विवेदी युग में किस प्रकार की रचनाएं होती थी? राष्ट्रीयता से संबंधित, ठीक है, समाज से संबंधित, इस प्रकार के दृष्टि थी श्याम नारायण पांडे का। और भाव विस्तार किस प्रकार के? मर्यादावादी थे। मर्यादावादी तो महावीर प्रसाद द्विवेदी भी थे ना। ठीक है, चलते हैं अब हल्दी घाटी। इनकी दो प्रमुख रचनाएं प्रसिद्ध हुई हैं, एक तो हल्दी घाटी है और दूसरा जौहर है। दोनों ध्यान कर रख लीजिएगा। हल्दी घाटी 1937 में प्रकाशित हुई है, ये भी ध्यान रखना है। और यह कितने सर्गों में? 17 सर्गों में विभाजित है। ठीक है, ये बार बार मैं कह रही हूं कि काफी चर्चित हुई थी इनकी हल्दी घाटी और जौहर। हाँ, जौहर। ठीक है, और इसमें जो क्या है, हल्दी घाटी रचना में, हल्दी घाटी जो रचना है, हल्दी घाटी रचना जो है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच प्रसिद्ध युद्ध को केंद्र बनाकर लिखा गया है। ठीक है, ये हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था ना, उसी को केंद्र बनाकर इन्होंने कौन सी रचना की है? हल्दी घाटी रचना की है। और इसमें महाराणा प्रताप के शौर्य, पराक्रम, त्याग, देशभक्ति के वर्णन के साथ राजपूती मूल्यों के प्रति पूरी श्रद्धा प्रदर्शित है। ठीक है, इसमें हल्दी घाटी की अगर मैं बात करूं, हल्दी घाटी, ठीक है, प्रकाशन वर्ष 1937, सर्ग कितने? 17 सर्ग। किस किस के युद्ध का वर्णन है? महाराणा प्रताप और अकबर। और इसमें जो है महाराणा प्रताप के, ठीक है, महाराणा प्रताप के वीरता, उनके त्याग, उनकी देशभक्ति, ठीक है, उनके शौर्य, उनका पराक्रम वर्णित है। साथ में जो राजपूती मूल्य है उसके प्रति क्या क्या किया गया है? जो राजपूती मूल्य है उसके प्रति जो है श्रद्धा प्रदर्शित की गई है। ठीक है, और इस रचना की जो भाषा है वो संस्कृत निष्ठ है और ओजमयी है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे ये चीजें। और इस पर इन्हें पुरस्कार कौन सा प्राप्त हुआ था? इस पर उन्हें देव पुरस्कार, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देव पुरस्कार किस पर प्राप्त हुआ है? देव पुरस्कार हल्दी घाटी पर प्राप्त हुआ है। कितने सर्गों में? 17 सर्गों में। प्रकाशन वर्ष 37। किसकी रचना है? श्याम नारायण पांडे। किसके शौर्य, पराक्रम, त्याग का वर्णन है? महाराणा प्रताप के। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जौहर जो है 21 चिंगारियों में विभक्त महाकाव्य है। ध्यान रखेंगे, महाकाव्य है। और हल्दी घाटी भी क्या है? महाकाव्य है। ठीक है, और इसमें चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की कथा है। ध्यान रखेंगे, ठीक है, चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की कथा है और उनकी वीरता और करुणा का अद्भुत समन्वय है। पद्मिनी, और इसमें क्या है? पद्मिनी का जौहर, पद्मिनी ने किया था ना जौहर, पद्मावती ने। जौहर जो रचना है इसमें क्या वर्णन है? पद्मिनी के जौहर की कथा है। ध्यान रखेंगे ये सारी चीज। ठीक है, जौहर नाम भी है और पद्मिनी के जौहर की कथा भी है। ठीक है, आगे चलते हैं।
आगे हैं रामधारी सिंह दिनकर। जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 को। ठीक है, कहाँ पे हुआ था इनका जन्म जो है, ध्यान रख लेंगे। इनका जो जन्म है बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में। ठीक है, ध्यान रख लेंगे ये सारी चीजें। आगे चलते हैं। बिहार के थे, सिमरिया। ठीक है, और इनकी दृष्टि, इनकी तो इनसे तो आप लोग वाकिफ ही होंगे। इनकी किस प्रकार की दृष्टि, किस प्रकार के कवि थे, राष्ट्रीयता से संबंधित इनकी चीजें मिलती है ना। राष्ट्रीयता, शौर्य, त्याग, ये सारी चीज, इन सारी घटनाओं का वर्णन एक तरह से मैं कहूँ तो किसमें मिलता है? रामधारी सिंह दिनकर में। ठीक है, इनको समय शूर्य एवं अधैर्य का कवि कहते हैं। ध्यान रखेंगे, इनको समय शूर्य एवं अधैर्य का कवि किसने कहा है? इनको समय शूर्य एवं अधैर्य का कवि कहते थे। ये सब चीजें ध्यान रख लेंगे। ठीक है, और इसके अलावा बच्चन सिंह ने क्या कहा है? आवेग का कवि। ठीक है, आवेग का कवि किसे कहा है? आवेग का कवि अगर पूछ लिया जाए तो किसे कहा गया है आवेग का कवि? तो वो है रामधारी सिंह दिनकर। इसके अलावा समय सूर्य, अधैर्य का कवि। ठीक है, इन्होंने खुद को महज डिप्टी राष्ट्र कवि कहा था। तो राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है ये बताइए आप लोग। बताया गया ना राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त को क्या कहते हैं? राष्ट्र कवि। उपाधि दी किसने थी? महात्मा गांधी ने। ये सारी चीजें पढ़ा दी गई हैं द्विवेदी युग के अंतर्गत। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा उस लेक्चर को। अब इनको पुरस्कार कौन कौन से प्राप्त थे? तो उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त था। उर्वशी जो उनकी रचना है बहुत ही महत्वपूर्ण, ये तो आपके पाठ्यक्रम में भी लगी हुई है यूजीसी नेट के। तो उस पर उनको 1972 में क्या प्राप्त हुआ है? कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, अब साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको संस्कृत के 4 अध्याय, जो संस्कृति के 4 अध्याय उन्होंने लिखा था 59 में, उस पे क्या मिला था? साहित्य अकादमी। ठीक है, साहू पुरस्कार कुरुक्षेत्र पर। ध्यान रखेंगे ये सारी चीजें, जो भी चीजें बताई जा रही हैं वो देखते चलेंगे। ठीक है, आगे पद्म भूषण 59 में मिला था। ठीक है, 1959 में किसके द्वारा प्रदान किया गया था पद्म भूषण? तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे राजेंद्र प्रसाद, उनके कर कमलों से इनको पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त था। ठीक है, साहित्य अकादमी संस्कृति के 4 अध्याय प्राप्त हैं। ज्ञानपीठ उनको उर्वशी पर प्राप्त हैं। आगे चलते हैं। दिनकर के प्रबंध काव्य में उन दिनकर की कौन कौन सी रचनाएं हैं? और खंड काव्य, उन्होंने 2 प्रकार के खंड का प्रबंध काव्य लिखा है। प्रणभंग जो है वो खंड काव्य है, 1929 में लिखित। ठीक है, क्या है? प्रणभंग खंड काव्य है। कुरुक्षेत्र 1946 में लिखी गई रचना है। कुरुक्षेत्र पे कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? अभी बताएंगे आप लोग, बताइए कमेंट में सारी चीजें आप लोग बताते चलेगा जो चीजें पूछी जा रही हैं। और कुरुक्षेत्र किस प्रकार का काव्य है? एक तरह से कहूं तो कुरुक्षेत्र जो है एक समस्या मूलक काव्य है एक प्रकार से। ठीक है, और रश्मिरथी तो आपके पाठ्यक्रम में भी है, पढ़ाया भी जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल में। तो ये 1952 की रचना है। उर्वशी क्या है? उर्वशी जो है एक महाकाव्य है, 1961 में लिखा गया है, गीति नाट्य भी है। ठीक है, और उर्वशी पे कौन सा पुरस्कार प्राप्त है? ज्ञानपीठ। ठीक है, उर्वशी 1961 जो कि प्रकाशन वर्ष का है 1961 को कवि ने काम अध्यात्म कहा है। काम अध्यात्म अगर पूछ लिया जाए, काम अध्यात्म की रचना कौन सी है दिनकर की, तो क्या कौन सी रचना है? उर्वशी। इसमें भी कवि के विचार तत्व की प्रधानता है। इसमें क्या है? कवि के विचार तत्व की प्रधानता है।
और ये 5 अंकों में विभक्त है। ये ध्यान रखेंगे, कितने अंकों में विभक्त है? 5 अंकों में विभक्त है। और नाटकीय शैली में रचित यह प्रबंध काव्य किस प्रकार का काव्य? प्रबंध काव्य पुरूरवा और उर्वशी की कथा से संबंधित है। उर्वशी की कथा किससे संबंधित है? उर्वशी की जो कथा है वो पुरूरवा और उर्वशी की कथा से संबंधित है। ठीक है, उर्वशी की कथा से संबंधित है। इसके माध्यम से काम और भोग की समस्या को वाणी मिली है। किसको? काम और भोग को की समस्या को वाणी मिली है। आई होप कि आप लोग चीजें समझ रहे होंगे। आगे चलते हैं। ये राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। इन्हें राग और आग का कवि, ये राग और आग के रूप में प्रसिद्ध है। ध्यान रखेंगे, राग और आग के कवि के रूप में भी प्रसिद्ध। राज्यसभा के उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनसे दिनकर जी के अच्छे संबंध थे, यह भी ध्यान रखेंगे। महादेवी ने इन्हें अग्नि संभव कवि कहा है। अगर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अग्नि संभव कवि किसने कहा है? अगर पूछ लिया जाए तो अग्नि संभव कवि कहा है महादेवी वर्मा ने। ठीक है। और द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने इन्हें किस प्रकार का? अनल का कवि, एक तरह से आग से संबंधित जो भी चीजें बताई जा रही है। अग्नि संभव कवि और अनल का कवि। अनल का कवि किसने कहा है? तो द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने। ठीक, आगे चलते हैं। इनका जो रश्मि रथी है, रश्मि रथी का प्रकाशन वर्ष 1952। ठीक है। महाभारत के अप्रतिम योद्धा और दानवीर कर्ण की गाथा, ये ध्यान रखेंगे, किसकी गाथा है? उर्वशी में कर्ण की। ठीक है। कर्ण कौन था? दानवीर था ना, जिसने इंद्र के मांगने पर अपना कवच और कुंडल भी दान कर दिया था। जिसके माध्यम से दिनकर ने बताया है कि जाति, कुल, वंश, पद इत्यादि की योग्यता तथा शक्ति के प्रतीक नहीं है। ये क्या है? दिनकर ने इसके माध्यम से जाति, कुल, वंश, पद इत्यादि की योग्यता शक्ति के प्रतीक नहीं है। जाति, कुल, वंश के द्वारा क्या कोई भी शक्तिशाली नहीं कहा जा सकता। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। जाति कुल द्वारा कोई श्रेष्ठ नहीं हो जाता। उसका वर्णन हम देख सकते हैं दिनकर के रश्मि रथी में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कुरुक्षेत्र जो कि 1946 की रचना है। यह महाभारत के शांति पर्व से संबंधित है। ध्यान रखेंगे, महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? शांति पर्व। आप लोग मुझे ये बताइए, शांति पर्व में किन दो लोगों का संवाद है? शांति पर्व में धर्म, दर्शन, राजनीति और आध्यात्मिक ज्ञान का विशद निरूपण किया गया है। शांति पर्व में क्या क्या? शांति पर्व में मुझे आप लोग बताएंगे कि किन दो लोगों का संवाद है। शांति पर्व में क्या क्या किया गया है? धर्म, दर्शन और राजनीति और आध्यात्मिक ज्ञान का विशद निरूपण है। किसमें? धर्म, दर्शन, राजनीति और आध्यात्म ज्ञान का विशद निरूपण किसमें है? कुरुक्षेत्र में। ठीक है। इसमें प्रमुख रूप से युधिष्ठिर और भीष्म केंद्र में है। ध्यान रखेंगे, कौन कुरुक्षेत्र में कौन केंद्र में है? युधिष्ठिर और भीष्म। ठीक है। और ये कितने सर्गों में है? ये भी ध्यान रख लेंगे। ये कितने सर्गों में है? कुरुक्षेत्र 7 सर्गों में है। ठीक है, आगे चलते हैं। कुरुक्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां देख लीजिए। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो। बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। ठीक है। नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। ये किसकी पंक्ति है? अगर पूछ लिया जाए ये पंक्ति देखिए कि किस रचना से संबंधित है, तो ये ध्यान रखना है कुरुक्षेत्र। शांति नहीं जब तक
शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, ना ही किसी को कम हो। ठीक है। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह समृद्धि के पार। ये भी प्रसिद्ध पंक्ति जो है किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की और कुरुक्षेत्र रचना से। अब इनकी कुछ प्रमुख जो काव्य संग्रह हैं, दिनकर की भी रचनाएं पूछी जाती हैं। रेणुका, रेणुका कब? 1935 में, ध्यान रखेंगे। रेणुका, हुकार, रेणुका हुकार, हुकार कब? 39 में। ठीक है। रसवंती कब? 40 में। द्वंद्व गीत 40 में। कुरुक्षेत्र तो याद ही रखना है, कुरुक्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण रचना है, 1946 में। सामधेनी, सामधेनी भी पूछा गया है 1947 में। रश्मि रथी तो आप लोग के सिलेबस में रखा है, तो ये तो ध्यान ही रहना चाहिए, 1952 में। नीलकृष्ण 1900। दिल्ली जो इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है, पूछा गया है। ठीक है। दिल्ली जो है 1954 में जो लिखित है इनकी, पूछी गई है ये रचना, तो ध्यान में रख लेंगे। उर्वशी कब? 1961 में। परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेंगे। परशुराम की प्रतीक्षा में क्या है? जो चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था, उसका वर्णन किसमें है? परशुराम की प्रतीक्षा में। और लिखा कब गया है? 1963 में। ठीक है। आगे चलते हैं। आत्मा की आंखें, आत्मा की आंखें पूछी गई है बहुत बार। आत्मा की आंखें 1964 में। हारे के हरिनाम, धूप पर धुआं 1951 में। नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू, ये ध्यान रखना है, इतिहास के आंसू पूछा गया है 1991 51। ठीक है। अब देख लेते हैं काव्य रचना जो रेणुका उनकी 1935 में है। इसमें हिमालय के प्रति कविता की पुकार, ये सारी चीजें ध्यान रखने योग्य नहीं है, फिर भी आप लोग पढ़ लीजिए। हिमालय के प्रति कविता की पुकार, कसमय देव, मिथिला, पाटलिपुत्र की गंगा, वैभव की समाधि पर इत्यादि रेणुका की प्रसिद्ध एवं श्रेष्ठ कविताएं हैं। ध्यान रख लेंगे। इसमें हिमालय के प्रति ध्यान रख लीजिए, हिमालय के प्रति प्रमुख महत्वपूर्ण कविता है, किसमें संकलित है? हिमालय के प्रति जो है यह रेणुका में है। ठीक है। और इसमें से कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये चीजें ध्यान रख भी सकते हैं अगर आप लोग को अच्छा लगे तो। हिमालय के प्रति तो ध्यान ही रख लीजिए, रेणुका की है। और रेणुका